दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि A414 जेट इंजनों के अलावा भारत एक 110 से 120 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों को भी डेवलप करना चाहता है, जिसे लेके फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों के साथ भारत का बातचीत भी चल रहा है। पर F414 इंजनों के डील के बाद बाकी दो देशों के लिए संभावनाएं घटते जा रहा था और दूसरी तरफ जनरल इलेक्ट्रिक के संभावनाएं बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों इसे देखते हुए अब फ्रांस की तरफ से भी कमर कस लिया गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फ्रांस किसी भी तरीके से अपने हाथ से भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के जेट इंजनों के डीलों को निकलने देना नहीं चाहता है और इसलिए फ्रांस की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि फ्रांस फिर से AMCA इंजनों के डील में फिर से एक बार मजबूत पोजीशन पे आ जाएगा। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रांस के जेट इंजनों के निर्माता कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से हाल ही में ही AMCA के एक टीम को AMCA जेट इंजनों के डेवलपमेंट को लेके एक बहुत बड़ा ब्रीफिंग दिया गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हाई थ्रस्ट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवव्रत रॉय के नेतृत्व वाले एक टीम को फ्रांस के एरोस्पेस जायंट और जेट इंजन निर्माता सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा कई सारे चीजों को लेके एक ब्रीफिंग दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि मिस्टर रॉय असल में एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट और गैस टरबाइन एनेबलिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को हेड कर रहे थे और उनके द्वारा पेरिस एयर शो के दरमियान पेरिस का विजिट किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे जिन ब्रीफिंग को लेके बात कहा जा रहा है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि AMCA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजनों के ही प्रोजेक्ट का ब्रीफिंग है। दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी ही वो पहला कंपनी था जिसके साथ भारत AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट को लेके सबसे पहला चर्चा शुरू किया था। एक समय तक माना जा रहा था कि जेट इंजनों के डेवलपमेंट के इस प्रोग्राम में सैफ्रॉन ही एकमात्र ऐसा कंपनी है जो भारत को मदद कर सकता है। पर दोस्तों अब धीरे धीरे करके अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस भी अपने ऑफर को लेके आगे आया है। और दोस्तों इन दोनों कंपनियों के तरफ से इस प्रोजेक्ट में जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया गया है, इससे अब सैफ्रॉन कंपनी इन दोनों कंपनियों के ऑफरों से काफी पीछे चला गया है। फिलहाल दोस्तों अगर भारत के AMCA एयरक्राफ्ट के इंजन डेवलपमेंट के प्रोग्राम को देखा जाए तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा F414 इंजनों को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद जनरल इलेक्ट्रिक को यहाँ पे काफी अधिक बेनिफिट मिलेगा। जनरल इलेक्ट्रिक दूसरी तरफ F414 के बेस पे ही भारत के सामने नए हाई थ्रस्ट इंजनों के डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा है। तो वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F414 लोकली अगर प्रोड्यूस होता है तो जनरल इलेक्ट्रिक के ये जो ऑफर है ये भी मजबूत होगा और एक तरीके से सप्लाई चेन तैयार होने के कारण भारत के लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के तहत आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। पर यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक को कई सारे और भी मुद्दे को आसान करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये इंजन के डील आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जनरल इलेक्ट्रिक के अलावा रोल्स रॉयस जैसे कंपनी भी लगातार इस प्रयास में है कि किस तरीके से भारत से इंजन के डील को हासिल किया जा सके। और इस प्रयास में रोल्स रॉयस की तरफ से तो एक नए इंजन के डेवलपमेंट का भी ऑफर रखा गया है और कुछ रिपोर्टों में तो दावा ये भी किया जा रहा है कि रोल्स रॉयस भारत के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग से शुरू करके एक्सपोर्ट परमिशन शेयरिंग करने के लिए भी तैयार है, जो कि भारत को भी चाहिए। और इस तरीके का ऑफर कोई भी देश अब तक किसी अन्य देश को इंजनों के डेवलपमेंट के लिए तो कभी नहीं किया। मतलब दोस्तों इन दोनों कंपनियों के ऑफरों के वजह से सैफ्रॉन कंपनी एक तरीके से इस प्रोजेक्ट से अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहा है और शायद इसे ही दूर करने के लिए सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा AMCA के जेट इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर ये ब्रीफिंग दिया गया होगा। हालांकि दोस्तों इन तीनों कंपनियों के सामने कई सारे चुनौती है क्योंकि भारत इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई ऑर्डिनरी इंजन नहीं चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक ऐसा इंजन चाहता है जो कि 110 से 120 किलोन्यूटन खाली थ्रस्ट जनरेट ना करे बल्कि इसके साथ साथ इसमें थर्मल सिग्नेचर मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा। मतलब ये कम से कम हीट सिग्नेचर जनरेट करे और इसके अलावा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम भी इसमें होना चाहिए। और इन सभी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि इन इंजनों का इस्तेमाल केवल मात्र भारत अपने 5th जनरेशन के AMCA एयरक्राफ्टों में ही नहीं करेगा बल्कि आने वाले समय में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में भी इन इंजनों का इस्तेमाल करेगा। और दोस्तों इंजनों के स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट को देखते हुए यही लग रहा है कि ये जो इंजन होगा ये एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के इंजन के ही बराबर होगा। अब दोस्तों पेरिस में फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से जो ब्रीफिंग दिया गया है उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इसमें भारत और फ्रांस के नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेकर भी चर्चा हुआ है। और सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से ये भी भरोसा दिया गया है कि भारत के इंजनों के डेवलपमेंट के लिए फ्रांस सभी तरीके के टेक्नोलॉजी को देगा। इवन ये भी बताया जा रहा है कि शायद फ्रांस अपने जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों का डेवलपमेंट कर रहा है उसके साथ भी भारत के इंजनों के डेवलपमेंट को रिलेट करे। हालांकि दोस्तों अब तक फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के ऑफर को लेकर जितने भी खबर आगे आया है उनमें दावा ये किया जा रहा है कि फ्रांस M88 इंजन मतलब राफेल में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के बेस पे एक नए इंजन डेवलप करने का बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस अभी तक भारत को टेक्नोलॉजी शेयर मतलब इसके कोर रिलेटेड टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है।
पर इस बार इस ब्रीफिंग के दरमियान फ्रांस के तरफ से कौन कौन से शर्तों को माना गया है ये आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। लेकिन A414 जेट इंजनों के डील के बाद एटलीस्ट ये साफ हो गया है कि अन्य दो देश अब भारत से जेट इंजनों के डील को हासिल करने के लिए अपना कमर कस रहा है और भारत के सामने बेहतरीन से बेहतरीन ऑफरों का पेशकश रखेगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस ब्रिटेन जैसे देश लगातार भारत से जेट इंजनों के डील को और अन्य हथियारों के डील को हासिल करने के लिए जहां पे प्रयास कर रहा है तो वहीं पे अमेरिका के द्वारा जिन इनिशिएटिवों को उठाया जा रहा है उससे इन देशों की चिंता और बढ़ सकता है। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेट इंजन ड्रोन के डील के बाद अब अमेरिका की तरफ से एक नए इनिशिएटिव उठाते हुए बताया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा ताकि भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अपने एलाई देशों का मदद कर सके। मतलब एक तरीके से भारत को एक ऐसे देश में परिवर्तित किया जाएगा जो बड़े बड़े जहाजों के निर्माण से शुरू करके जहाजों के रिपेयर और उसके लॉजिस्टिक के लिए मदद कर सकेगा। और दोस्तों इससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत अपने आप को एक बहुत बड़े ताकतवर मैरीटाइम फोर्स में भी कन्वर्ट कर पाएगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका असल में भारत के जो नेवल लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहता है और इसके लिए भारत के साथ कोऑपरेशन भी करना चाहता है। और रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के नेवल और मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी एक कोऑपरेशन को लेके बातचीत हुआ है जिससे कि इस रीजन के मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी मजबूत किया जा सकेगा। अब दोस्तों ऑलरेडी भारत और अमेरिका क्वाड जैसे ग्रुप में काम कर रहा है और इंडो पैसिफिक रीजन में भी भारत को अमेरिका के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण देश का दर्जा दिया गया है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन रखा जा सके। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो बढ़ता हुआ दबदबा है उसे अगर अभी से ही काउंटर नहीं किया जाता है तो चाइना का जो मंसूबा है उसके अंतर्गत आने वाले सालों में चाइना संपूर्ण इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर कब्जा करके यहाँ पे केवल मात्र अपना ही रूल चलाना चाहता है। और शायद इसे देखते हुए ही अमेरिका के द्वारा भारत के साथ इस तरीके से कोऑपरेशन करने का बात कहा जा रहा है। अब दोस्तों ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों देशों के बीच में लंबे समय से बातचीत भी चल रहा है और कोऑपरेशन भी है जिसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा भारत को MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन से शुरू करके P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और MS-60R रोमियो जैसे हेलीकॉप्टर तक को दिया गया है। अब दोस्तों इन हथियारों के बलबूते पे भारत जहाँ पे एक तरफ चाइना को काउंटर भी कर रहा है तो वहीं पे अपने स्ट्रेंथ को भी मजबूत कर रहा है। पर इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आने वाले समय में चाइना के साथ क्वाड के देशों के या फिर अन्य इंडो पैसिफिक अलायंस के देशों का कोई झड़प होता है तो इस दरमियान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों के लिए एक ऐसा हब चाहिए जहां से उनके जहाज ऑपरेट कर सके और जहाज के लॉजिस्टिक को पूरा किया जा सके। और शायद इसी कारण की वजह से भारत को ही एक बहुत बड़े पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत कई सारे देशों के साथ ऐसे लॉजिस्टिक एग्रीमेंटों के ऊपर हस्ताक्षर ऑलरेडी करके रखा हुआ है जिनमें ऑस्ट्रेलिया से शुरू करके जापान, फ्रांस से शुरू करके अमेरिका तक शामिल है जिसके अंतर्गत जहाज और एयरक्राफ्टों के लॉजिस्टिक के लिए ये देश जहां पे भारत के बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है तो वहीं पे भारत इन देशों के बेसिसों का भी इस्तेमाल कर सकता है। और ऑलरेडी इस तरीके के एग्रीमेंटों के कारण चाइना जहां पे काफी गुना परेशान है तो वहीं पे अब अमेरिका की तरफ से जो कमिटमेंट किया गया है उससे चाइना का तिलमिलाहट और बढ़ेगा। दोस्तों भारत के लिए भी ये एक अच्छा बात इसीलिए है क्योंकि चाइना केवल मात्र पैसिफिक ओशन नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन से बढ़ के इंडियन ओशन तक अपना कदम फैलाना चाहता है और इसी कारण लगातार चाइना के द्वारा इंडियन ओशन में अपने जहाजों को भेजा जाता है और भारत को परेशान करने का भी प्रयास किया जाता है। और ऐसे में दोस्तों अगर इंडो पैसिफिक अलायंस को मजबूत किया जाता है और इस कारण भारत के बेसिस को एक लॉजिस्टिक हब या फिर कहे तो एक बहुत बड़े मैरीटाइम बेस में परिवर्तित किया जाता है तो इससे चाइना के इंडियन ओशन के अंदर मंसूबे भी ध्वस्त होगा और चाइना इंडियन ओशन के अंदर धड़ल्ले से अपने जहाजों को और सबमरीनों को भेज नहीं पाएगा।